Hello students, today we are going to begin with vectors. Vectors and 3D both are connected and दोनों ही बहुत simple chapters है and दोनों बहुत highly scoring है, important तो है। इसके concepts के साथ साथ different तरह के questions जो आ सकते हैं, we are going to cover those also so that you get that complete exposure. And I always believe कि हमारी theory इस तरह का होना चाहिए कि उसी से बच्चों को किस तरह के क्वेश्चन में क्या अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से सोचना चाहिए, वो चीज़ डेवलप हो पाए एंड PYQs दे शुड बी एबल टू सॉल्व ऑन देयर ओन। ठीक है, तो करके देखते हैं। लेट्स बिगिन विथ हियर इन दिस चैप्टर जो जो चीज़ें हम कवर करेंगे, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजिशन वेक्टर, देन कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में कोलिनियर कहें या पैरेलल कहें, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। देन कोलिनियर पॉइंट्स, after that coplanar vectors, coplanar points, addition subtraction of vectors, मतलब इसके बाद यहाँ तक तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेक्टर्स सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। एंड देन अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स दैट वी स्टार्ट फ्रॉम हियर, एडिशन सब्ट्रैक्शन, लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। वैसे उसे आज ए टॉपिक हम एंड ऑफ द चैप्टर में करेंगे, लेकिन हमारा सिलेबस 2 और 3 वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में ही चीज़ें आती हैं, तो उसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वी आर गोइंग टू कवर अलॉन्ग विथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ठीक है, देन एंगल बाइसेक्टर वेक्टर, 2 वेक्टर का एंगल बाइसेक्टर वेक्टर, हाउ डू वी फाइंड, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हमें मिलते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स की जब बात होती है बच्चा, तो स्केलर प्रोडक्ट भी होता है और वेक्टर प्रोडक्ट भी होता है। तो तीनों ही कैटेगरी में वी आर गोइंग टू कवर बोथ स्केलर प्रोडक्ट एज वेल एज वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, सो दैट्स इट, इतना ही है हमारे पास इस चैप्टर में। और आज के क्लास में वी आर गोइंग टू कंप्लीट ये सब। ठीक है, फिर हमारा ये पार्ट रह जाएगा जिसके लिए वी विल रिक्वायर 2 more क्लासेस। ठीक है, क्योंकि हम क्वेश्चंस भी साथ साथ करेंगे। लेट्स जस्ट गो अहेड। So when we talk about a vector, we know it is such a quantity which is magnitude as well as direction. अब जब हम डीलिंग की बात करते हैं या राइटिंग की बात करते हैं, तो वेक्टर के केस में एक होता है अलजेब्राइक डीलिंग, एक होता है ज्योमेट्रिकल डीलिंग। वही हम 3D में भी करेंगे। तो दोनों तरह से डीलिंग कर पाने के लिए वी शुड बी वेरी क्लियर विथ हाउ डू वी राइट, हाउ डू वी हैंडल दैम। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली व्हेनेवर वी टॉक अबाउट ए वेक्टर, इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट के तरफ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है ये, और जब हम लिखते हैं तो इनिशियल टू टर्मिनल एरो हमेशा टर्मिनल पॉइंट के टुवर्ड्स ही होगा। और यू मे इवन डिनोट दिस वेक्टर बाय ये स्मॉल लेटर लाइक दिस। आप इस तरह से पूरे वेक्टर का भी एक नाम दे सकते हैं, या तो इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट के हेल्प से भी लिख सकते हैं। अगर एरो बी के टुवर्ड्स है तो ए बी ही लिखेंगे, अगर एरो इधर है तो आप बी ए लिखेंगे। फाइन, नाउ ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। तो ये तो एरो इसका डायरेक्शन पार्ट बताता है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डिनोटेड बाय इट्स लेंथ। एंड द वे वी राइट आइदर ए बी लाइन सेगमेंट या ए बी वेक्टर लिखते हुए मैग्नीट्यूड, या अगर आपने इस तरह से लिखा है तो सिर्फ वो लेटर लिखते हैं, या वेक्टर के साथ मैग्नीट्यूड मॉड्यूलस वाला सिंबल। ठीक है, अगर हम अलजेब्राइकली हैंडल कर रहे हैं तो वेक्टर इन स्पेस में तो एक्स वाई जेड एक्सिस के हेल्प से हम नॉर्मली एक वेक्टर को लिखते हैं, राइट। तो अगर आई के अलोंग, आई कैप मतलब एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, विल कम ओवर टू इट। ठीक है, सो आई कैप, जे कैप, के कैप, दे ओनली डिनोट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस वाला डायरेक्शन, दैट्स इट फॉर द टाइमिंग, इतना ही। तो इन तीनों एक्सिस के डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स, इन्हें हम कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड मैंने लिया है, द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर पी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड, जब मैंने कोई वेक्टर को इस तरह से लिखा, let's suppose I wrote a vector is I cap plus 2j cap minus 3k cap. Let us first understand कि इसका x component 1 है, y component 2 है। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर मैं ज्योमेट्रिकली समझना चाहूँ तो ये कंपोनेंट्स है क्या। ठीक है, तो लेट्स टेक, मुझे y कंपोनेंट चाहिए समझने के लिए। ठीक, तो ये हुए एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, कोई वेक्टर है, लेट्स टेक यहाँ पे है। तो अगर मुझे y कंपोनेंट को समझना है तो इसके इनिशियल पॉइंट से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगी, क्योंकि हम y कंपोनेंट को स्टडी करना चाहते हैं। सो लेट्स टेक दिस पॉइंट इज P1 और ये पॉइंट हुआ P2, ये इनिशियल और ये टर्मिनल। तो इधर भी आप देखेंगे इनिशियल टू टर्मिनल जब आप जा रहे हैं, ये पॉजिटिव y के डायरेक्शन में जा रहे हैं या नेगेटिव y के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर पॉजिटिव y के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये कंपोनेंट पॉजिटिव होगा, और ये जो लेंथ है ये 2 यूनिट का है। दिस इज व्हाट इट मीन्स। ठीक, जैसे z कंपोनेंट -3 है, तो क्लियर हो गया मीनिंग
कि उसका इनिशियल पॉइंट को अगर आप जेड एक्सिस के ऊपर ड्रॉप करते हैं, मतलब फुट आप उसका कंसिडर करते हैं, इफ दैट पॉइंट इज A1, एंड दूसरा टर्मिनल पॉइंट का प्रोजेक्शन इफ दैट पॉइंट इज A2, तो इनिशियल से टर्मिनल की ओर जब जाते हैं तो नेगेटिव जेड के डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, ठीक है, एंड दैट इज ऑफ 3 यूनिट लेंथ। परफेक्ट। तो कंपोनेंट्स होते क्या हैं, कभी अगर जरूरत पड़े यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट इट। अब अगर मैग्नीट्यूड चाहिए और हमारे पास वेक्टर इस तरह से लिखा हुआ है, देन इट इज स्क्वायर रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर प्लस pz स्क्वायर। ये तो बच्चा क्यूबॉइड कंप्लीट करते हैं, उसका डायगोनल का लेंथ होता है, तो उस पर तो हमें जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन स्ट्रेट अवे जस्ट रिमेंबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब 1 यूनिट मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर, डायरेक्शन कहाँ से आएगा, इसीलिए यूनिट वेक्टर हमेशा किसी न किसी वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में ही यूज किया जाता है। जैसे अगर कहा जाए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, लेट्स सपोज आई हैव सम वेक्टर आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, मुझे यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन चाहिए। इसका मतलब क्या है, आई विल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, और इसका मैग्नीट्यूड है 1 + 4 का स्क्वायर रूट विच इज ऑफ 3 यूनिट, राइट। और मुझे इसके लेंथ को 1 यूनिट बनाना है, डायरेक्शन सेम रखना है, तो 3 यूनिट इसका लेंथ है, तो मुझे इसका 1 यूनिट बनाने के लिए 1/3 लेंथ लेना होगा। सो मैं इसका 1/3 पोर्शन ले लूंगी और एरो सेम डायरेक्शन में रहने दूंगी। सो दिस इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, जिसे हम ए कैप लिखते हैं। इसलिए आई कैप था ना, आई नहीं लिखा हुआ था, आई कैप। कैप डिनोट्स यूनिट वेक्टर, मतलब वेक्टर हैविंग 1 यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो ए कैप। अब इन जनरल हम इसे फाइंड कैसे करेंगे, किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर चाहिए तो उस वेक्टर को उसके लेंथ से आप डिवाइड कर दो। जैसे यहाँ पे लेंथ 3 था तो हमने 1/3 किया, मतलब 3 से हमने डिवाइड किया, तो जो भी उसका मैग्नीट्यूड है आप उससे डिवाइड कर दो, यू विल एंड अप गेटिंग ए यूनिट वेक्टर इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन कहता है कि आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप के डायरेक्शन में हमें एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट का होना चाहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस डायरेक्शन में, मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन हमें लेना है, लेकिन मैग्नीट्यूड हमें इसका नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड हमें क्या लेना है, 5 यूनिट का लेना है। तो इन सच केसेस आप इस वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लो। यूनिट वेक्टर लेते ही आप 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर क्रिएट करते हो। अब आपको जितना भी यूनिट मैग्नीट्यूड का चाहिए तो आप उससे इसे मल्टीप्लाई कर दें। तो इसे हमें 5 यूनिट मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 5 टाइम्स ऑफ एक कैप करें, ठीक है। एक कैप लेने का ये एडवांटेज है कि इसी डायरेक्शन का वेक्टर ले रहे हैं, बस मैग्नीट्यूड हमने 1 यूनिट का कर दिया है। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप अपॉन इस मैग्नीट्यूड, ठीक है। सो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड के इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज के टाइम्स ऑफ ए कैप, एंड ए कैप इज वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। क्लियर। नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन मतलब लोकेशन, लोकेशन मतलब कोऑर्डिनेट्स। तो अगर हमारे पास किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, इसका मतलब हमारे पास उस पॉइंट का एड्रेस है, उस पॉइंट का लोकेशन है, उस पॉइंट का हमें एग्जैक्ट पोजीशन पता है, ठीक है। तो जब हम पोजीशन वेक्टर की बात करते हैं, इट इज नथिंग बट कोऑर्डिनेट्स गिविंग वेक्टर। तो अगर 1, 2, 3 कोई पॉइंट है और मैं इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखती हूं, तो आई विल ओनली राइट x कोऑर्डिनेट विथ आई कैप, y कोऑर्डिनेट विथ, एंड अगर हमें समझना है कि ये वेक्टर कहां पे होगा, तो इतनी सी बात है कि ये पॉइंट जहां कहीं भी है उस पॉइंट को आप ओरिजिन से उस पॉइंट के टुवर्ड्स डायरेक्टेड जो लाइन सेगमेंट होगी डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉइंट P, इट इज दैट पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। एज ए वेक्टर अगर आपको एनालाइज करना है तो ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ आप ज्वाइन करता हुआ वेक्टर को एनालाइज करें, और अगर आपको कोऑर्डिनेट्स को यूज करना है तो इसके जो 3 कंपोनेंट्स है उन्हें यूज करते हुए कोऑर्डिनेट्स फ्रेम कर लें। क्लियर। सो पोजीशन वेक्टर ओनली गिव्स अस कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट, ठीक है। तो अगर आप आज वेक्टर यूज करना चाहते हो तो उन्हीं कोऑर्डिनेट्स को आप कंपोनेंट्स की तरह यूज करते हुए वेक्टर बना लें, और वो वेक्टर ओरिजिन से उस पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होगा, और अदरवाइज आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेट्स का यूज ले लें, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन को स्पेसिफाई कर रहा है, तो जो कुछ भी आप 2 डायमेंशन में यूज करते आए हो या इंट्रोडक्शन टू 3D में आप यूज करते हो, सब आप यहाँ पे यूज में ले सकते हो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। जैसे अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स है और इनके पोजीशन वेक्टर्स है हमारे पास आज 10, कभी कोई पॉइंट का नाम है और उसके साथ एक वेक्टर है ना, तो अंडरस्टूड है दे गिव अस द
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है। अब अगर हमें कहा गया राइट द मिड पॉइंट, तो क्लियर है जो आप सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हो ना, बिल्कुल वही। अगर कहा जाए m/n रेशियो में डिवाइड करता हुआ पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, तो वी विल राइट mb प्लस na अपॉन m प्लस n। अगर एक्सटर्नल डिवीजन m/n हो रहा है तो mb माइनस na अपॉन m माइनस a, मतलब जो कुछ भी आप कोऑर्डिनेट्स में यूज करते हो ना, एग्जैक्टली वही सब चीजें आप पोजीशन वेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में फ्रीली यूज कर सकते हो। परफेक्ट। नेक्स्ट, अगर P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है, चाहे वो पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में गिवन है या कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में गिवन है, कभी अगर आपको उन दोनों पॉइंट्स की जॉइनिंग वेक्टर चाहिए, वेक्टर का डिस्कशन करना है, तो जैसे PQ, P से Q की तरफ डायरेक्टेड हमें चाहिए, तो इट इज ऑलवेज द टर्मिनल पोजीशन माइनस द इनिशियल पोजीशन, माइंड इट। तो टर्मिनल पोजीशन मतलब Q माइनस P, ठीक। जैसे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में हमारे पास P पॉइंट है 1, 2, 3 एंड Q पॉइंट इज -1, ठीक। अगर हमें PQ वेक्टर लिखना है ना, इमीडिएटली फाइनल माइनस इनिशियल, तो x लो, दिस माइनस दिस दैट इज -2, दिस माइनस दिस, 0 j के आप लिखने की जरूरत नहीं है, दिस माइनस दिस, ठीक है। इट इज ऑलवेज टर्मिनल माइनस इनिशियल, ऑर्डर को रिवर्स नहीं करना। अगर हमें QP चाहिए, वैसे तो हमें क्लियर है PQ एंड QP ऑपोजिट इन डायरेक्शन, बाकी सब कुछ तो सेम ही होता है, तो बस माइनस साइन ही लग जाता है। लेकिन अगर हम टर्मिनल माइनस इनिशियल से करते हैं तो इट इज 2i कैप 0 एंड दिस इज -2 लाइक दिस, फाइन। सो दो पोजीशन आपके पास है, चाहे कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में या पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में। अगर हमें वेक्टर जॉइनिंग दोस टू पोजीशंस कभी भी चाहिए हो तो इट इज ऑलवेज टर्मिनल माइनस इनिशियल, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यूजिंग पोजीशन वेक्टर। और क्वेश्चन पे जाने से पहले एक दो चीजें आप और देख लें। जैसे एक वेक्टर है यहाँ पे और मैं इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर देती हूँ, पैरेलली शिफ्ट कर रही हूँ विदाउट डिस्टर्बिंग इस लेंथ, और पैरेलली शिफ्ट कर रहे हो तो डायरेक्शन को भी आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो आज इट इज अगर मैं इसे मूव कर देती हूँ पैरेलली उठा के एक और प्लेस पे, तो ये वेक्टर सेम ही होते हैं, दे आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स आर फ्री टू बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इसलिए हम उन्हें फ्री वेक्टर्स कहते हैं। लेकिन जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हो, वेयर यू आर अप्लाइंग ए फोर्स दैट क्रिएट्स अ डिफरेंस, तो जब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मैटर करता है तो वहां पे वो लोकलाइज्ड वेक्टर बन जाते हैं। वहां पे या तो इनिशियल पॉइंट या तो टर्मिनल पॉइंट, जहां से वो वेक्टर ओरिजिनेट हो रहा है या वो जहां टर्मिनेट हो रहा है, वो पॉइंट फिक्स्ड हो जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स। मैथ्स में हमें लोकलाइज्ड वेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि वी डू नॉट डील विथ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेक्टर की हैंडलिंग के बारे में पढ़ेंगे मैथ्स में, एंड फिजिक्स में यू अप्लाई देम, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप उसे हैंडल करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर हमारे पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि लोकलाइज्ड है, फिक्स्ड है, ठीक है, उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन फिक्स्ड है, एंड उन सब का इनिशियल पॉइंट एक ही जगह पे है, तो वी कॉल देम ए सेट ऑफ को इनिशियल वेक्टर्स। को स्टैंड्स फॉर कॉमन, ठीक है, तो को इनिशियल वेक्टर्स। उसी तरह से अगर एक सेट ऑफ वेक्टर्स लोकलाइज्ड वेक्टर्स है, टर्मिनल पॉइंट सेम है, वी कॉल देम एज को टर्मिनस वेक्टर्स। परफेक्ट। अब क्वेश्चन देखें, पोजीशन वेक्टर को यूज करते हुए आप कितने सिंपल ढंग से उन्हें हैंडल कर सकते हैं। Here, ABCD is a quadrilateral. E and F are the midpoints of AC and BD respectively. जब कभी भी आप इस तरह का कोई भी ज्योमेट्रिकल सिचुएशन को हैंडल कर रहे होते हैं तो कभी भी साइड वेक्टर मतलब इनिशियल टर्मिनल पॉइंट्स को लेके इस तरह से साइड वेक्टर एज वेक्टर्स हैंडल ना करें, इमीडिएटली गेट इनटू पोजीशन वेक्टर बेस्ड डीलिंग। आपको डायग्राम की भी जरूरत नहीं पड़ेगी मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर कोई ज्योमेट्रिकल एनालिसिस है देन इट इज अ डिफरेंट थिंग, अदरवाइज जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। यू विल बी एबल टू आंसर इट विदाउट ए डायग्राम, ठीक है। देखिए यहाँ हियर E एंड F आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AC एंड BD। पहली बार कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ही है तो मैं आपको एक बार ड्रॉ करके बता देती हूँ। दिस इज ABCD व्हिच इज ए क्वाड्रिलेटरल एंड क्वेश्चन सेज जो AC का मिड पॉइंट है वो E है एंड BD का मिड पॉइंट है वो F है, फाइन। हियर देन AB माइनस BC, तो इमीडिएटली वी विल कंसीडर लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स जिन्हें हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं हियर, ओके।
और ये मिड पॉइंट है इन दोनों का, तो a प्लस सी बाई 2, और ये मिड पॉइंट इन दोनों का, तो b प्लस डी बाई 2। ठीक है, आगे बढ़े। ए बी वेक्टर इज फाइनल माइनस इनिशियल, सो दिस इज b माइनस ए माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो c माइनस b एंड हियर ए डी, सो d माइनस ए माइनस c माइनस डी। ठीक, राइट हैंड साइड पे अभी नहीं जाते हैं, पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ब्रैकेट अगर हम ओपन कर देना तो माइनस सी प्लस बी, तो b है प्लस b है, तो ओवरऑल हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ b है। ठीक है, प्लस साइन में और क्या क्या है देखते हैं, ये तो माइनस में है ना, तो d है प्लस में 2d। ओके, एंड माइनस साइन में हमारे पास a है और c है। a माइनस से 2 बार है, माइनस सी 2 बार। ठीक, ये हो गया। यहां से भी हम 2 को कॉमन ले लेते हैं, b प्लस डी। अब हमें इसे e एंड f में इंटरप्रेट करना है, एंड वी आर क्लियर, जो e है वो a प्लस सी बाई 2 है। करेक्ट, सो कैन आई जस्ट राइट दिस टू बी a प्लस सी, यहाँ पे है ना, तो अगर मैं इसे e पोजीशन कंसिडर करती हूँ तो a प्लस सी इज 2e। करेक्ट, तो ये हो जाएगा 2e, एंड इन द सेम वे b प्लस डी इज 2f। तो ओवरऑल हमारे पास है 4 टाइम्स ऑफ f माइनस e। ठीक, जब हम कोई वेक्टर बनाते हैं तो इट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये फाइनल, ये इनिशियल, तो ये हुआ ई एफ वेक्टर। ठीक है, 4 टाइम्स ऑफ ई एफ वेक्टर। क्वेश्चन ने पूछा है k टाइम्स ऑफ एफ ई। जब भी आप इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट को रिवर्स करते हैं तो बस नेगेटिव वेक्टर क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर कोई वेक्टर ये है आई क्या प्लस जे क्या प्लस के क्या, इसका एरो अगर आप रिवर्स करते हैं तो माइनस आई माइनस जे माइनस के हो जाता है, दैट्स इट। ठीक, so can we just say this is minus 4 fe vector? So value of k here is minus 4. Fine. Next question ये a b c d e f be a regular hexagon. Regular hexagon पे कई questions आते हैं। If ab plus ac plus ad plus ae plus af is k times of da, then k is equal to what? Again we will proceed in terms of position vectors, तो b position minus a position उसी नाम से ही यूज कर रहे हैं, तो c माइनस a, d माइनस a, e माइनस a। अगर डायग्राम की जरूरत पड़ेगी तो we will make a diagram, otherwise no need। ये है, अब माइनस ए हर एक के साथ है, और b प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ है। तो एक काम करते हैं, हमारे पास 6 वर्टिसेस आते हैं, सो a इज मिसिंग, तो हम a को भी इसमें ऐड कर देते हैं। ओके, ये हो गया हमारा कंप्लीट सेट ऑफ पोजीशन वेक्टर्स। एंड माइनस ए 5 टाइम्स है, और प्लस हमने एक ये यहाँ पे ऐड किया, सो लेट्स जस्ट सबट्रैक्ट दैट आल्सो, सो माइनस 6 है। फाइन, नाउ वी आर सपोज टू राइट इन टर्म्स ऑफ डी ए वेक्टर। तो देखना तो पड़ेगा कि डी ए है कौन सा वेक्टर, और रेगुलर हेक्सागन का केस है तो क्लियर हो जाता है। इसका ये जो सेंटर है वो सेंट्रॉयड भी है, मतलब एवरेज ऑफ कोऑर्डिनेट्स भी है। सो इफ दिस इज ए बी सी डी ई एफ, अगर इस पॉइंट का नाम हम ओ दे देते हैं तो वी नो ओ इज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ बाई 6, राइट। तो मैं इसे लिख देती हूँ 6 टाइम्स ऑफ दिस, तो ये हो गया 6o माइनस 6a, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये है AO वेक्टर। लेकिन हमें इसे प्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ DA ले लो, AD लिख लो, ठीक है। तो अगर AD वेक्टर भी आ जाता है तो DA उसका नेगेटिव ही है, फाइन। तो हमारे पास AO है और हमें चाहिए AD, और रेगुलर हेक्सागन है तो हमें ये तो क्लियर है कि ये 180 डिग्री होगा ना। रीजन बिंग 6 साइड्स, ये 60 होता है, तो ये 180 डिग्री है, और ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये भी रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल लेंथ के हैं। सो कैन आई से जो AO वेक्टर है वो एग्जैक्टली हाफ ऑफ AD वेक्टर है, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है ना। AO की बात करें या AD की बात करें, एरो तो सेम तरफ है, बस लेंथ AO का लेंथ AD का एग्जैक्टली हाफ है। सो आई कैन से AO इज हाफ ऑफ AD, सो इट इज 3 टाइम्स ऑफ AD, लेकिन हमें DA के फॉर्म में इसे लिखना है, सो इट इज माइनस 3 टाइम्स ऑफ DA वेक्टर, फाइन। नेक्स्ट
क्वेश्चन ही है, फॉर ट्राइंगल ABC GH एंड O बी द सेंट्रॉइड, ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर रेस्पेक्टिवली। जब भी ये तीन सेंटर्स आ जाते हैं ना, तो प्रॉपर्टी आपको याद होगा, सेंट्रॉइड डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर इन द रेशियो ऑफ 1:2, वो यूज में आता है। ठीक है, अब इसे करके देखते हैं, AH BH तो फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, सो इट इज 3H माइनस A प्लस B प्लस C, करेक्ट। अब बच्चा ये जो सेंटर्स है हमारे पास, उसमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हम इमीडिएटली लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ ए पोजीशन वेक्टर इट विल बी A प्लस B प्लस C बाई 3। तो अगर मैं इसे G नाम दूं, जो ऑलरेडी क्वेश्चन ही दिया हुआ है G, तो कैन आई राइट दिस टू बी 3 टाइम्स ऑफ G, क्योंकि A प्लस B प्लस C बाई 3 इज G, करेक्ट। अब 3 हमने लिया कॉमन एंड फाइनल माइनस इनिशियल, सो इट इज 3 GH वेक्टर, फाइन। लेकिन हमें इसे प्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ OG वेक्टर। अब आप देखें, यहां वी हैव सर्कम सेंटर जिसका नाम O दिया गया है, ऑर्थो सेंटर H है, सेंट्रॉइड G है, वी नो दिस इज 1:2 रेशियो ऑफ डिवीजन, और हमारे पास है GH और हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ OG। ठीक, कोलिनियर है, OG का डायरेक्शन एंड GH का डायरेक्शन सेम है, बस आपको लेंथ को ही देखना है, और हमें पता है GH का लेंथ 2 टाइम्स ऑफ OG का लेंथ होता है। सो कैन आई जस्ट राइट GH to be 2 times of, so it is clear। next बेटा, कोलिनियर वेक्टर्स, दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं, इसका मतलब उनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो पैरेलल है, चाहे एरो सेम तरफ है या एरो ऑपोजिट तरफ है। लाइन ऑफ एक्शन का पैरेलल होना, एरो के बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है। जिस लाइन पे वो वेक्टर्स क्रिएट हुए हैं, अगर वो पैरेलल है तो हम इन्हें पैरेलल वेक्टर्स भी कहते हैं और कोलिनियर वेक्टर्स भी कहते हैं। वैसे बहुत बच्चों को ये लगता है कि कोलिनियर मतलब एक लाइन पे लाई करने वाले, तो पैरेलल को हम कोलिनियर क्यों कह रहे हैं? रीजन बिंग, वेक्टर्स के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि वेक्टर्स आर फ्री टू बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो अगर ये दोनों पैरेलल है और इस वेक्टर को मैं मूव करके यहाँ ले आती हूँ तो कोलिनियर ही तो बन गया ना, एक लाइन पे ही आ गए। ठीक, तो पैरेलल वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स भी कहते हैं। अगर एरो सेम तरफ है तो हम इन्हें लाइक पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं, और अगर एरो ऑपोजिट तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले हैं, तो हम उन्हें अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, लाइक पैरेलल वेक्टर्स, अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स, दोनों ही केसेस में वो पैरेलल ही है। अब अगर दो वेक्टर्स हमें दे दिए गए एंड वी वांट टू नो वेदर दे आर पैरेलल और नॉट, तो आपको सिंपल सा काम करना है, दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो दे मस्ट बी स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, क्योंकि जो लाइन ऑफ एक्शन अगर पैरेलल है तो एरो या तो सेम तरफ होगा या ऑपोजिट तरफ होगा। तो ये वेक्टर अगर A है तो मैं इसके मैग्नीट्यूड को अगर डबल कर देती हूँ तो ये हो गया आज 2A वेक्टर, और अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड को हाफ कर देती हूँ और ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाती हूँ तो A/2 माइनस, क्योंकि एरो हमने रिवर्स भी कर दिया। तो आप देख सकते हैं जब जब भी लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल होगा तो एक वेक्टर स्केलर टाइम्स द अदर ही होगा। ठीक, तो यही उनकी पहचान है। दो वेक्टर अगर पैरेलल है तो वन वेक्टर A is parallel to B would simply mean that A would be some lambda times of B or B would be some K times of A, right? One is scalar multiple of the other. Perfect. अब चेक कैसे करेंगे? अगर A वेक्टर पैरेलल टू B है तो वन वेक्टर स्केलर टाइम्स द अदर, और अगर हमारे पास कंपोनेंट्स है तो कंपोनेंट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन मस्ट बी इन प्रोपोर्शन, तभी तो स्केलर टाइम बनेंगे ना। सो एक्स कंपोनेंट का रेशियो शुड बी वाई कंपोनेंट का रेशियो शुड बी जेड कंपोनेंट का रेशियो। सिंपल वे टू चेक। ठीक, अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है और हमें ये चेक करना है क्या वो 3 पॉइंट एक लाइन पे है, वो पॉइंट या तो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स गिवन हो या इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर गिवन हो, बोथ आर सेम। ठीक, तो कोलिनियर है या नहीं है चेक कैसे करेंगे? उसके लिए आपको पी क्यू आर 3 पॉइंट है, एक वेक्टर आप पी क्यू वेक्टर ले लो, दूसरा वेक्टर आप क्यू आर वेक्टर ले लो, या तो पी आर वेक्टर ले लो। अगर ये तीनों पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहे हैं तो इनमें से कोई भी दो वेक्टर अगर आप लेते हैं, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग दिस टू, तो ये दोनों पैरेलल ही तो होंगे। अगर मैं ये दोनों लेती हूँ तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे, अगर ये दोनों लेती हूँ दे विल आल्सो बी पैरेलल। तो पी क्यू, क्यू आर, पी आर में से कोई भी दो वेक्टर आप ले लें, अगर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स इन प्रोपोर्शन है, दैट मीन्स ये द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज नॉट। सिंपल वे टू चेक।
ठीक है। अब इसमें एक सिचुएशन आप देखें, वैसे तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वाले केस में आता है जो हम एंड में करेंगे, लेकिन हमारे क्वेश्चंस कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2 वेक्टर एंड 3 वेक्टर को इन्वॉल्व करता हुआ ही होता है, तो उन्हें हम साथ में डिस्कस करते चलते हैं और एंड में हम उसे समराइज कर देंगे। ठीक, इफ k1a प्लस k2b इज इक्वल टू 0, ये सिचुएशन मतलब कुछ आप सॉल्व कर रहे थे और इस तरह का कुछ क्रिएट हुआ, फाइन, और क्वेश्चन ने ये कह दिया है कि a जो है वो नॉन पैरेलल टू b है। परफेक्ट। अब आप सोच के बताएं, अगर a वेक्टर नॉन पैरेलल टू b है तो कैन वी एवर राइट a टू बी सम स्केलर टाइम्स ऑफ b? क्या ये राइटिंग पॉसिबल होगा? क्योंकि a एंड b नॉन कोलिनियर है, दे आर कंप्लीटली इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो लाइन ऑफ एक्शन जब तक पैरेलल नहीं होंगे, एक वेक्टर को आप स्केलर टाइम्स द अदर लिख ही नहीं सकते। इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन दे आर कोलिनियर वेक्टर्स, फाइन। तो अगर आप कुछ सॉल्व कर रहे थे और ये सिचुएशन क्रिएट हुआ है और क्वेश्चन ने ये भी मेंशन किया हुआ है, तो आपको इमीडिएटली कहना है ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब k1 एंड k2 ये जो स्केलर्स है ना, ये दोनों ही जीरो हो। अगर कोई भी नॉन जीरो हो जाता है, जैसे कि लेट्स सपोज 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, इसका मतलब आप कहोगे b इज माइनस 2/3 टाइम्स ऑफ a एंड इट इज अ कॉन्ट्राडिक्शन टू द गिवन इंफॉर्मेशन, राइट। तो ये कभी भी होल्ड कर ही नहीं सकता। तो अगर क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन गिवन है एंड यू आर सॉल्विंग फॉर समथिंग एंड यू एंड अप गेटिंग सच ए रिलेशन, आपको इमीडिएटली कहना है k1 एंड k2 बोथ हैव टू बी 0, अदरवाइज ये सिचुएशन अचीव हो ही नहीं सकता। क्लियर? देन अगर p एंड q दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स है और a एंड b वेक्टर दोनों p एंड q के हेल्प से लिखे गए हैं, जैसे अगर आप xy प्लेन में वेक्टर्स क्रिएट करते हैं तो सारे xy प्लेन वाले वेक्टर्स i कैप एंड j कैप के हेल्प से लिखे जाते हैं, राइट। तो i कैप एंड j कैप क्या है? नॉन पैरेलल वेक्टर्स ही तो है, पैरेलल तो नहीं है। तो अगर हम एक प्लेन पे वेक्टर्स लिखते हैं ना, तो दो नॉन पैरेलल वेक्टर के हेल्प से आप उस प्लेन पे लाई करते सारे वेक्टर्स लिख सकते हैं। जैसे आप xy प्लेन पे वेक्टर लिखना चाहते हो तो i कैप एंड j कैप के हेल्प से आप सारे वेक्टर जो xy प्लेन पे एग्जिस्ट करते हैं सभी को लिख सकते हो। तो उसी तरह से अगर हमारे पास कोई भी दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स है ना, तो p एंड q के प्लेन में लाई करते हुए हर एक वेक्टर को आप इन टर्म्स ऑफ p एंड q लिख सकते हो, ठीक है। उस डिस्कशन पे हम बाद में आएंगे, अभी पहले आप देखें p एंड q दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स हैं। a वेक्टर p एंड q के हेल्प से लिखा गया, b p एंड q के हेल्प से लिखा गया, और हमें चेक करना है क्या ये दोनों वेक्टर पैरेलल है या नहीं है। तो बस आपको इतना सा करना है, जैसे यहाँ पे हम कर रहे थे ना x के डायरेक्शन में कंपोनेंट का रेशियो, y के एग्जैक्टली वही काम करना है। p के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट का रेशियो है एंड q के डायरेक्शन में कंपोनेंट का रेशियो, अगर ये इक्वल आ जाता है a एंड b आर पैरेलल, अदरवाइज नॉट, फाइन। अब देखें क्वेश्चन, लेट a b c बी पेयर वाइज नॉन कोलिनियर। ध्यान देना, ये सब इंफॉर्मेशन रोल प्ले करता है। a नॉन पैरेलल टू b है, b नॉन पैरेलल टू c है एंड c नॉन पैरेलल टू a है। पेयर वाइज नॉन कोलिनियर, नॉन पैरेलल। इफ a प्लस b इज कोलिनियर टू c, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं दैट मीन्स वन इज स्केलर टाइम्स द अदर, देन इट इज b प्लस c इज पैरेलल टू a, तो b प्लस c इज स्केलर टाइम्स ऑफ a। परफेक्ट। हमें a प्लस b प्लस c को फाइंड करना है और यहाँ k1 एंड k2 का इन्वॉल्वमेंट है। क्वेश्चन ने हमें ये चीज दिया हुआ है, तो इसका यूज ले पाने के लिए हमें पेयर पे डील करना होगा। वेक्टर सिर्फ हमें दो रखना होगा अपनी इक्वेशन में। तो इन दोनों के पास b है जिसमें k1 एंड k2 नहीं है, तो हम b को कर देते हैं एलिमिनेट। उसके लिए वी आर सब्ट्रैक्टिंग दिस टू, ठीक। जैसे ही हम इन दो को सब्ट्रैक्ट करते हैं वी गेट, सबको एक तरफ ले आते हैं, इधर शिफ्ट कर दिया, तो k1 प्लस 1 c माइनस k2 प्लस 1 a इज इक्वल टू 0। अब ध्यान देना, c एंड a दोनों नॉन पैरेलल है। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, अगर दो नॉन पैरेलल वेक्टर्स के केस में स्केलर इनटू दैट वेक्टर प्लस स्केलर इनटू द सेकंड वेक्टर इज इक्वल टू 0 आता है, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन बोथ द स्केलर्स आर 0, अदरवाइज ये दोनों वेक्टर कोलिनियर बन जाएंगे। और क्वेश्चन ने कहा है दे आर नॉन कोलिनियर, करेक्ट। तो k1 प्लस 1 इज 0 एंड दिस इज 0, दैट मीन्स k2 इज -1, k1 इज -1। अब दोनों में से कोई भी एक को आप यूज कर ले, जो हमें फाइंड करना है विल बी एबल टू फाइंड। सो लेट मी कंसिडर k1 विच इज -1, यहाँ पे हमने माइनस रखा, इसे इधर शिफ्ट किया तो a प्लस b प्लस c विच इज अ नल वेक्टर, इट इज 0। क्लियर?
नेक्स्ट, इफ ए बी आर नॉन कोलिनियर, फिर से A is non-parallel to B. P is in terms of A and B. Q is in terms of A and B are collinear. दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के हेल्प से दो वेक्टर बनाए गए हैं और वो कोलिनियर होने के लिए कंपोनेंट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन हैव टू बी इन प्रोपोर्शन, दैट्स इट. तो क्रॉस कर देते हैं. -2x + 4 is equal to 2x + 3. So we get 4x to be 1. Value of x was 1/4. ठीक है. नेक्स्ट, एक और क्वेश्चन. इट सेज इन ट्राइंगल ABC Q and R are on CA and AB respectively where CQ is QA, AR is thus. देखो प्योरली एक ज्योमेट्रिकल सिचुएशन है. हम पोजीशन वेक्टर के हेल्प से हैंडल करेंगे सिचुएशन को. जो प्योर ज्योमेट्री वाले सिचुएशंस है उन्हें आप पोजीशन वेक्टर्स लेके बहुत इजीली हैंडल कर सकते हो. तो Q पॉइंट है AC पे, सेटिस्फाइंग दिस मतलब मिड पॉइंट है, ये Q पॉइंट है. ठीक. एंड इट सेज R इज ऑन AB, इस पे है सच दैट AR/RB is 2:1. ठीक. तो यहाँ कहीं है वो पॉइंट 2:1 रेशियो में डिवाइड करता हुआ. फर्दर इट सेज BQ and CR they meet at point O. So BQ and CR they meet at point O. Then CO/OR is what? CO/OR. तो जो रेशियो हमें फाइंड करना है उसे हम लैम्डा या K नाम दे देते हैं. लेट मी कंसिडर इट टू बी K. तो ये है K:1 रेशियो ऑफ डिवीजन. फाइन. अब हमें पोजीशन वेक्टर यूज करना है ना, तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स, पोजीशन वेक्टर मतलब कोऑर्डिनेट्स. तो विदाउट द लॉस ऑफ जनरलिटी आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऐसी जगह पे रखें जिसके हेल्प से आप जो मोस्ट यूज में आने वाला पॉइंट है ना वो ऑरिजिन बन जाए, सो दैट विल हैव लेसर टू राइट. वैसे आप इसे A पोजीशन B C ऐसे लेते हुए भी कर सकते हो, बट विल ऑलवेज प्रीफर लेसर राइटिंग प्रोसेस. तो उसके लिए इन सब में आप देख सकते हैं यहाँ A का यूज आ रहा है, तो A को मैं ऑरिजिन कंसिडर कर रही हूँ. ठीक है. तो मैंने रेफरेंस फ्रेम को ऐसी जगह पे रखा है जिससे कि ये ट्राइंगल का A वर्टेक्स ऑरिजिन पे आ जाए. फाइन. तो ये जो भी नाम है वही यूज करेंगे. And Q is the midpoint of this two, तो C/2. और ये 2:1 रेशियो में डिवाइड होता हुआ है, तो 2B + 0/3 ये है. और ये K:1 है, तो ये जो पॉइंट आएगा दैट इज K टाइम्स ऑफ दिस 2K/3 B + C/K+1. फाइन. अब ध्यान देना लास्ट स्टेप, O पॉइंट BQ पे लाई कर रहा है, मतलब BOQ आ कोलिनियर. 3 पॉइंट कोलिनियर होने का मतलब ये है कि जो BO वेक्टर होगा, BO वेक्टर दैट विल बी पैरेलल टू अननोन को हम कम से कम जगह पे यूज में लेना चाहेंगे. तो मैंने BO लिया और मैं BQ ले लेती हूँ. ठीक है. ये दोनों पैरेलल होंगे. अब बचा BO वेक्टर फाइनल माइनस इनिशियल, सो दिस माइनस, सो लेट मी राइट, यहीं पे कर देते हैं -B इज पैरेलल टू BQ वेक्टर व्हिच इज C/2. डन. इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 2K/3 B + C - K+1 B अपॉन K+1. ये करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज आप एज इट इज भी रहने दे सकते हो. ठीक. यहाँ B है, यहाँ B है, कंबाइन कर देते हैं. सो वी गेट C - 1 + K/3. ठीक. 2K/3 माइनस के करेंगे तो -K/3 माइनस ब्रैकेट के बाहर है, तो ये. अब समझना बच्चा, अगर दो वेक्टर लेट मी टेक आई हैव 2P इज पैरेलल टू 3Q ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो पैरेलल होने का मतलब क्या है? लाइन ऑफ एक्शन आर पैरेलल. ठीक. तो अगर लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल है तो स्केलर से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए. तो अगर 2P पैरेलल टू 3Q है, कैन आई इवन से P इज पैरेलल टू Q? कॉम्प्लिकेट क्यों करना है? तो आप दोनों के पास जो स्केलर्स है उन्हें डिस्कार्ड करते हुए भी डील कर सकते हो. तो यहाँ इन्हें अननेसेसरीली रख के कोई फायदा नहीं है, इन्हें हम डिस्कार्ड कर देते हैं. सो दिस इज पैरेलल टू C - 2B. डन. अब कंपोनेंट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन हैव टू बी इन प्रोपोर्शन. तो ये हुआ 1 इज इक्वल टू माइनस दोनों के पास है तो लिखने की जरूरत ही नहीं है. तो 1 + K/3/2. 2 को मैंने क्रॉस कर दिया. सो K/3 इज 1, K इज 3. सो आंसर फॉर द क्वेश्चन इज 3. है ना. सिंपल वर्क, बिल्कुल कोई लाइन वगैरह पे जाने की जरूरत नहीं है. दिस इज द वे यू शुड हैंडल सच क्वेश्चंस. ठीक. नेक्स्ट बेटा,
कोप्लेनरिटी ऑफ वेक्टर्स। तीन वेक्टर एक प्लेन में है या नहीं है, चेक कैसे करेंगे अब समझना। लेट्स टेक ये नोटबुक है, तीनों वेक्टर अगर इस प्लेन पे है, क्रॉस प्रोडक्ट अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, लेकिन फिजिक्स में थोड़ा बहुत तो आप यूज में लेते ही हो, तो उतना तो आपको पता ही है कि जो ए क्रॉस बी वेक्टर क्रिएट होता है वो ए एंड बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब ए एंड बी जिस प्लेन में लाई करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो अगर ए बी सी तीनों ही सेम प्लेन पे है, कोप्लेनर मतलब दे आर एग्जिस्टिंग ऑन द सेम प्लेन, तो अगर सेम प्लेन पे तीन वेक्टर है तो इन दो का मैं क्रॉस प्रोडक्ट लूंगी तो नॉर्मल टू द प्लेन आएगा, इन दोनों का लूंगी नॉर्मल टू द प्लेन आएगा, इन दोनों का लूंगी तब भी नॉर्मल टू द प्लेन आएगा। तो नॉर्मल टू द प्लेन, ये जो तीनों क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर क्रिएट होंगे दे आर ऑल नॉर्मल टू द प्लेन। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ तीनों के तीनों वेक्टर पैरेलल होंगे, राइट। क्वेश्चन सॉल्विंग में हम यूज में नहीं लेने वाले, हम चेकिंग के लिए इसे यूज में नहीं लेने वाले हैं, कि क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना मतलब थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, हम यूज में नहीं लेंगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्चुअली हमसे ऐसा कुछ पूछा जाए तो यू मस्ट नो दिस, ठीक है। नेक्स्ट, अगर तीन वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, दो नॉन कोलिनियर वेक्टर के हेल्प से आप उस प्लेन पे लाई करता हो हर एक वेक्टर को लिख सकते हो। तो अगर कभी आपको ऐसा कोई भी सिचुएशन मिले जिसमें कोई एक वेक्टर इन टर्म्स ऑफ टू अदर वेक्टर्स लिखा हुआ है स्केलर टाइम्स, तो आपको इमीडिएटली कहना है ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे ही लाई करते हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। उसी तरह से ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, वन वेक्टर इज रिटन इन टर्म्स ऑफ द अदर टू, यू शुड इमीडिएटली से दे आर कोप्लेनर, फाइन। ये सब आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। नेक्स्ट, अगर k1a प्लस k2b प्लस k3c इज इक्वल टू 0, सब पता होना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्विंग में हम बस इसका यूज लेंगे, विल कम ओवर टू इट। यहाँ k1a प्लस k2b प्लस k3c इज इक्वल टू 0, आपके पास कुछ सॉल्व करते हुए कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ, ठीक, जिसमें कि क्वेश्चन ने कह दिया कि ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, ए बी सी एक प्लेन पे लाई नहीं कर रहे। तो बच्चा अगर एक प्लेन पे लाई नहीं कर रहे ना, तो कभी भी आप एक वेक्टर को, जैसे अगर मैं ए वेक्टर को लिखती हूं, आई राइट इट एज k2b प्लस k3c, राइट। तो आप एक वेक्टर को इन टर्म्स ऑफ द अदर टू लिख ही नहीं सकते अगर वो नॉन कोप्लेनर है। तो ये सिचुएशन पॉसिबल ही तभी है जब वो तीनों वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, मतलब कोप्लेनर है। तो अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के केस में ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है तो आपको इमीडिएटली कहना है k1 k2 k3 ऑल थ्री हैव टू बी 0, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर नॉन कोप्लेनर वेक्टर के केस में ये सिचुएशन क्रिएट होता है, आपको कहना है k1 k2 k3 ऑल थ्री आर 0, क्लियर। जैसे अभी हमने किया था कोलिनियर वेक्टर के केस में, अगर k1a प्लस k2b इज इक्वल टू 0 आता है तो k1 एंड k2 बोथ हैव टू बी 0 अगर a एंड b नॉन कोलिनियर है, और अगर वो कोलिनियर है तो वो प्रेजेंटेशन पॉसिबल है। उसी तरह से ये तभी पॉसिबल है कोई नॉन जीरो k1 k2 k3 के लिए, प्रोवाइडेड दे आर कोप्लेनर, और अगर नॉन कोप्लेनर है तो स्केलर्स हैव टू बी 0, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है वेक्टर्स को लेके। इज दैट फाइन? ये प्योरली आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कभी कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अगर आ जाए पता होना चाहिए, और आए भी है पास्ट ईयर में। अभी हम देखेंगे भी कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट, जब कभी भी हमें कोप्लेनरिटी को डिस्कस करना हो ना, तो आपको कंपोनेंट्स को लेके, तीनों वेक्टर को कंपोनेंट्स को लेते हुए डिटर्मिनेंट बनाना है। वो डिटर्मिनेंट वैल्यू अगर 0 आता है दैट वुड मीन दे आर कोप्लेनर। और ऐसा क्यों, ये हम डिस्कस करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के साथ। प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स के केस में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट विल कम अक्रॉस, वहां पे वी विल डिस्कस कि ऐसा क्यों, ठीक है। और अगर ये नॉन जीरो है दैट वुड मीन दे आर नॉन कोप्लेनर। परफेक्ट। अब अगर ए बी सी डी 4 पॉइंट्स आ दिया, ये इनके पोजीशन वेक्टर्स है, ठीक है। ये एक ही प्लेन पे लाई कर रहे या नहीं कर रहे, कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए ए बी सी डी 4 पॉइंट है, तो आप कोई भी एक पॉइंट को रिमेनिंग 3 के साथ ज्वाइन करते हुए 3 वेक्टर बना ले। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल करते हुए आपके पास 3 वेक्टर आ जाएंगे। वो 3 वेक्टर का अगर डिटर्मिनेंट टेकिंग द कंपोनेंट्स ये वैल्यू 0 आ जाता है, मतलब ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर है। तीनों वेक्टर कोप्लेनर है मतलब चारों पॉइंट कोप्लेनर है। और अगर वो डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो आता है मतलब चारों के चारों पॉइंट एक प्लेन पे लाई नहीं कर रहे हैं। क्लियर? तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, इन पे क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, डायरेक्टली मिलेंगे, ठीक है। तो बहुत इजीली आप उन्हें हैंडल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन देखें। इट सेज
if this and this are coplanar, then values. ये जो क्वेश्चन है ना, जेई एडवांस में आया था बहुत पहले, फिर जेई मेन में आया है, डिफरेंट तरह से, मतलब किसका वैल्यू फाइंड करना है वो थोड़ा थोड़ा वेरी करते हुए क्वेश्चन आता है. कितना सिंपल है हैंडल करने में. देखो कोप्लेनरिटी का मैंने अभी आपको बताया, द वे दैट यू आर गोइंग टू हैंडल इज डिटर्मिनेंट को लेते हुए. कंपोनेंट्स इसके है ये, इसके और इसके. दिस हैज टू बी 0 इफ द 3 वेक्टर्स आर कोप्लेनर. नाउ हमें जिसका वैल्यू चाहिए, कभी भी इसको एक्सपांड करके ये बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि डीलिंग विथ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इज द डिफिकल्ट टास्क. किस फॉर्म में उसे प्रेजेंट करना है, वो फॉर्म जनरेट करने में हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट कर सकते हैं. तो अगर कभी ऐसा सिचुएशन हमें मिले कि हमारे पास डिटर्मिनेंट में है, मतलब 2 डायमेंशनल में है, और हमें जो चाहिए वो क्रिएट करना है, तो आप डिटर्मिनेंट के विद इन ही मैक्सिमम टर्म्स क्रिएट करने की कोशिश करें, फिर आप डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करें. दैट विल बी ऑलवेज एन ईजियर टास्क. ठीक है, तो उसके लिए मुझे 1 - a 1 - b 1 - c चाहिए. सो आई एम गोइंग टू राइट R2 to be R2 - R1, R3 as R3 - R1. आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं. ठीक, तो इससे A1 1, 1 - a 1 - a, B - 1 0 0, C - 1. अब हम इसे एक्सपांड कर देते हैं. सो किसी भी रो या कॉलम के हेल्प से, लेट मी एक्सपांड यूजिंग दिस. तो हमें मिलता है A इंटू B - 1 C - 1, देन -1 इंटू this into this. So 1 - a c - 1, and third 1 into ये हो गया 0, so minus, this is b - 1 into 1 - a. डन. अब हमें चाहिए 1 - a 1 - b 1 - c, उनका प्रेजेंस. तो हमारे पास कहीं b - 1 है, कहीं 1 - a है, कहीं c - 1 है. तो हम सबको एक जैसे 1 हमें पहले चाहिए, तो इनकी पोजीशन को हम इंटरचेंज करते हैं और इसे भी करते हैं. तो 2 माइनस से ये तो सेम ही रहेगा, तो ये टर्म बन गया 10. यहाँ 1 - a है, वही हमें चाहिए, इसे हम इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस क्रिएट होगा, ये माइनस, तो 1 - a इंटू, और यहाँ 1 - b चाहिए तो हम इसे इंटरचेंज करेंगे, ये सेम ही चाहिए तो प्लस. इसका वैल्यू हमारे पास है, और हमें वैल्यू जिसका चाहिए उसमें डिनोमिनेटर में 1 - a 1 - b 1 - c है. इसमें हर टर्म के पास 2 2, 1 - a 1 - b 1 - c, ये जो ट्रिपलेट है ना, तो 2 2 का प्रेजेंस है, और हमें एक एक ही चाहिए डिनोमिनेटर में. इसका मतलब डिवाइड बाई. और इस क्वेश्चन में ये भी मेंशन है बेटा, a b c, वैसे तो अंडरस्टूड है, जिसका वैल्यू हमें निकालना है उसमें डिनोमिनेटर नॉन जीरो ही होगा. ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन का पार्ट है. तो अब हम 1 - a 1 - b 1 - c से डिवाइड कर देंगे. सो इट विल बी 1 - b 1 - c कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ इसका वैल्यू हमारे पास है. ठीक, और हमें वैल्यू किसका चाहिए वो देख लेते हैं. हमें a बाई 1 - a ये तो है, b बाई 1 - b का वैल्यू चाहिए, ये नहीं है, ये एज इट इज है, मतलब इसे हमें मॉडिफाई करना होगा इन टर्म्स ऑफ दिस. तो यहाँ न्यूमरेटर में हमें b नहीं चाहिए, यहाँ 1 - b है, तो हम इसे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि b हमें नहीं चाहिए, तो b के फॉर्म में ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो डिवाइड कर देते हैं b 1 - b, या तो आप -1 + 1 करते हुए भी कर सकते हैं. तो 1 - b से डिवाइड करना मतलब -b + 1 से, तो -1 - b -1, so it is 1. So we get this to be -1 + 1 by 1 - b. Perfect. अब a by 1 - a 10 + 1 - c, इस पूरे में से इसका वैल्यू हमारे पास है ना. ये वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू 0. सो आंसर फॉर दिस इज फाइन. अब हमें इसका वैल्यू चाहिए, लेकिन वैल्यू हमारे पास इसका है, तो हमें यहाँ a नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए. तो उसके लिए इस तरह से आप कर सकते हैं, या आप -1 + 1 करते हुए भी कर सकते हैं. और जब आप इसे सेपरेट करेंगे ना, a - 1 by 1 - a, तो ये आ जाएगा -1 + 1 by 1 - a, ये तो एज इट इज ही है. ठीक, हमें इसका वैल्यू चाहिए, तो इसे इधर शिफ्ट कर दो, आंसर इज 1. ठीक है, नेक्स्ट बेटा. इट सेज लेट 3 वेक्टर्स a b c ऑफ ट्राइंगल ABCB. ये है वो 3 वेक्टर्स जिसमें अल्फा एक अननोन है एंड इट इज एनी रियल नंबर. इफ अल्फा इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर for triangle to exist, okay, then length of the median AD is what? बच्चे
तीन पॉइंट एक ट्रायंगल कब बनाते हैं? व्हेन दे आर नॉन कोलिनियर, राइट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि हमें नॉन कोलिनियर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करने वाला स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर अल्फा कंसीडर करना है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें मीडियन का लेंथ निकालना है, ठीक है। तो अब आप बता दें कि ये जो तीन पोजीशंस है ये कोलिनियर बनने का कंडीशन क्या होगा? हमें कोलिनियर नहीं चाहिए तो वो अल्फा को हम डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक। तो कोलिनियर ये तभी बनेंगे जब b माइनस ए इज पैरेलल टू c माइनस ए। फाइन, b माइनस ए मैं सिर्फ कंपोनेंट्स ही लिखूंगी, 2 माइनस 1 अल्फा माइनस 4 दिस माइनस दिस इज 1, ठीक है। आई जे के लिख के टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस माइनस दिस 2 माइनस 6 एंड दिस इज 2। ये दोनों पैरेलल होने के लिए 1/2 अल्फा माइनस 4 बाय माइनस 6 इज 1/2। ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है, इन दोनों को इक्वल बनना होगा तो 2 को कर देते हैं कैंसिल। सो अल्फा माइनस 4 इज माइनस 3, अल्फा वैल्यू इज 1, ठीक। तो अगर अल्फा का वैल्यू 1 होगा तो ये कोलिनियर होंगे, तब ये ट्राइंगल नहीं बनाएगा। और अगर हम ट्राइंगल बनाना चाहते हैं तो अल्फा शुडंट बी 1, लेकिन हमें पॉजिटिव इंटीजर भी चाहिए और स्मॉलेस्ट भी चाहिए, तो 1 नहीं लेना। और पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 होता है, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट 1 इज 2। तो क्वेश्चन ने कह दिया कि आपके लिए अल्फा 2 है, तो ये हो गया 2। अब हमें AD मीडियन का लेंथ चाहिए, तो बच्चा A के कोऑर्डिनेट्स 1 4 3 एंड BC का मिड पॉइंट 2 + 3/2, ये 0 एंड ये है 9/2। ये हुआ मीडियन, इसका लेंथ चाहिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। खुद कर लेंगे। नेक्स्ट इट सेज लेट द वेक्टर्स ABC, सभी में t का प्रेजेंस है, t इज ए रियल नंबर, बी सच दैट अल्फा बीटा गामा आर रियल नंबर्स। इस कंडीशन को ध्यान देना, सेटिस्फाइंग दिस। क्या बताया था? अगर ABC 3 वेक्टर्स है स्केलर्स के साथ है तो ये सेटिस्फाइंग होता है ओनली व्हेन दे आर कोप्लेनर। लेकिन अगर कांस्टेंट्स जो स्केलर से वही इंडिविजुअली 0 है तो क्वेश्चन ये कह रहा है हमें इनडायरेक्टली कि ये नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है, ठीक है। तो बच्चा अगर ABC नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है और हमें t का वैल्यू चाहिए तो नॉन कोप्लेनर के लिए जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आता है वो नॉन जीरो आना चाहिए। सो 1 - t 1 + t 2 t - t 1, हमें वो t चाहिए जिसके लिए नॉन जीरो होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल वर्क। अब एक्सपांड कर दो, अगर आप डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज यूज करने में कंफर्टेबल हैं तो आप प्रॉपर्टीज की हेल्प से इसे सिंप्लीफाई करके करें और अदरवाइज आप डायरेक्टली कर लें, ठीक है। तो आई प्रीफर टू यूज प्रॉपर्टीज। तो ये 1 है, ये 2 है, यहाँ पे 0 बनाने के लिए R2 इज R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 एंड R3 इज R3 - R1। आप डायरेक्टली भी एक्सपांड कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 + t 1 - t 1, this -2 टाइम्स ऑफ दिस, डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है। सो इट विल बी -1, this -2 टाइम्स, सो this -2 टाइम्स, this -2 टाइम्स, this is 0, this minus this, this minus this, this minus this। अब एक्सपांड कर देते हैं यूजिंग दिस, सो इट विल बी 1 × 1 + 3t minus -1 into this, तो प्लस -1 + 3t, ठीक। ये हुआ बचा कैंसिल, 6t आया which we do not want it to be 0, so t shouldn't be 0, so t can be any real number but not 0, simple। नेक्स्ट बेटा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अभी तक में हमने वेक्टर्स का सब कुछ समझा कि होता कैसे है, लिखते कैसे हैं, कोलिनियर कोप्लेनर, उस सब का मीनिंग क्या होता है। नाउ वी आर गेटिंग इनटू अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। तो सबसे पहला है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब हम किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी ऑलवेज हैपन टू क्रिएट अ पैरेलल वेक्टर। कि अगर पॉजिटिव है तो इन दैट केस लाइक पैरेलल वेक्टर क्रिएट होगा, जैसे 2a है, हाफ टाइम्स ऑफ a है, 1/3 ऑफ a है, तो लाइक पैरेलल वेक्टर्स वो क्रिएट होगा। अगर k नेगेटिव है तो अनलाइक पैरेलल वेक्टर्स क्रिएट होगा। और जब कभी भी आप किसी वेक्टर को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कंपोनेंट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन इन प्रोपोर्शन ही आता है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन तो पैरेलल ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ k इज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। k नेगेटिव होगा तो ऑपोजिट डायरेक्शन में एरो आ जाएगा, k पॉजिटिव होगा तो सेम डायरेक्शन में आएगा। फाइन। सेकेंड, एडिशन of two vectors।
एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों को एक साथ ही हम कवर करेंगे। तो देखें, अगर आप अलजेब्राइकली डील कर रहे हैं, दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो कंपोनेंट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन, मतलब x के डायरेक्शन में दोनों वेक्टर का कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, y के डायरेक्शन के कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे एंड z के डायरेक्शन में। ठीक, और अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कंपोनेंट्स अलोंग द सेम डायरेक्शन विल गेट सब्ट्रैक्टेड। सिंपल वर्क। हमें एडिशन सब्ट्रैक्शन को बहुत बार ज्योमेट्रिकली अगर हम हैंडल कर पाए ना, तो हमारा टाइम एंड एनर्जी काफ़ी एक्सटेंड तक सेव हो जाता है। तो उसके लिए आप देखें, अगर हमारे पास एक वेक्टर यहाँ है, दूसरा यहाँ पे है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एडिंग देम ज्योमेट्रिकली, तो इन दैट केस आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज ले सकते हैं, आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का भी यूज ले सकते हैं। होते क्या है, सबसे पहले पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को देखें। ए वेक्टर जहाँ है आप वहीं रहने दें, या अगर आप उसे शिफ्ट भी करना चाहें तो आप शिफ्ट कर सकते हैं। ये ए वेक्टर है और बी वेक्टर को आप शिफ्ट कर दें पैरेलली, ताकि दोनों का जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम जगह पे आ जाए। ठीक, ए एंड बी वेक्टर, अब इनका इनिशियल पोजीशन सेम है, दे आर को इनिशियल वेक्टर्स माइंडेड। ठीक, अब आप एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लें, तो इस पैरेललोग्राम का वो वाला डायगोनल जो उनका इनिशियल पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, ये वेक्टर a प्लस बी को रिप्रेजेंट करता है। इसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो a प्लस बी को अगर आपको ज्योमेट्रिकली डिस्कस करना हो तो ये बहुत ही सिंपल वे ऑफ हैंडलिंग है। a प्लस बी वुड रिप्रेजेंट दैट डायगोनल विच ओरिजिनेट्स फ्रॉम देयर कॉमन पॉइंट। ठीक है, और अगर हम इसे ट्राइंगल लॉ की तरह हैंडल करना चाहें तो ए वेक्टर जहाँ है वहीं रहने दें, बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करें, यहाँ इनिशियल पॉइंट पे लाए थे ना, यहाँ ए के टर्मिनल पॉइंट को बी को शिफ्ट करते हैं। ये हो गया। अब इनके इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता हुआ ट्राइंगल बना लें। तो इनिशियल जहाँ से हमारा काम शुरू हुआ था ए से, तो ए का इनिशियल पॉइंट बी पे ख़त्म हुआ, तो बी का टर्मिनल पॉइंट, ये जो वेक्टर है ये a प्लस बी है। दिस कॉल्ड ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो अगर हमारे पास मल्टीपल वेक्टर्स है तो इन दैट केस a वेक्टर जहाँ खत्म हुआ वहाँ पे सेकेंड वेक्टर को ले आए, जहाँ सेकेंड वेक्टर खत्म हुआ वहाँ पे थर्ड वेक्टर को ले आए, जहाँ ये खत्म हुआ वहाँ पे इसे ले आए। तो इस तरह से जितने भी वेक्टर्स है आप इस तरह से उन्हें प्लेस करते जाएं, और फाइनली अगर इन सब का एडिशन को हमें डिस्कस करना हो तो प्रोसेस जहाँ से बिगिन हुआ और जहाँ खत्म हुआ, इनिशियल टू टर्मिनल, ये होगा इन सब का एडिशन। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ठीक, इसे कहा जाता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, तो इसीलिए अगर कभी आपके पास एक सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि इस तरह से है, हमें ट्राइंगल पे कई बार डील करना पड़ता है, तो अगर इस तरह से है तीन वेक्टर्स, ध्यान देना ये है, तो a जहाँ खत्म हुआ वहाँ से b स्टार्ट हुआ, b जहाँ खत्म हुआ वहाँ से c स्टार्ट हुआ। इन सच केसेस a प्लस बी प्लस सी इज 0, क्योंकि जो पॉलीगन है वो क्लोज हो चुका है, क्लोज हो गया। क्योंकि जब हम इन तीनों को ऐड कर रहे होते हैं, जैसे a यहाँ है, b यहाँ है, c यहाँ है, तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी की बात करते हैं तो हम ये लेते हैं ना, ये वाला वेक्टर। उस पॉलीगन को क्लोज करने के लिए जो एक्स्ट्रा लाइन सेगमेंट की हमें जरूरत पड़ती है वो यहाँ पे 0 है, क्योंकि प्रोसेस जहाँ से बिगिन हुआ वहीं पे टर्मिनेट हो गया। तो इनिशियल टू फाइनल जो पॉइंट है उन्हें ज्वाइन करता हुआ वो 0 लेंथ का ही है। सो सम इज 0। और आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो a प्लस बी है वो ये वाला वेक्टर है, राइट, ये a प्लस बी है और c वेक्टर इस तरफ है, तो इसको अगर हम रिवर्स कर देंगे तो ये माइनस सी होगा, माइनस सी इज a प्लस बी, सो a प्लस बी प्लस सी इज 0। तो जब भी कोई पॉलीगन इस तरह से क्लोज होता हुआ मिले ना, क्लोज्ड पॉलीगन क्लोज ही हो रहा है इन सभी वेक्टर्स को ऐड करके, इन दैट केस द एडिशन इज 0। फाइन। नाउ सब्ट्रैक्शन को भी देख लें। अगर दो वेक्टर a b मैंने उन्हें कोई इनिशियल फॉर्म में प्रेजेंट कर दिया, तो जो सब्ट्रैक्शन है इज इन दैट केस ऑफ एन एडिशन ओनली। a माइनस बी को हम a प्लस माइनस बी तो लिख ही सकते हैं ना। सो बाय दैट ध्यान देना, ये अगर a वेक्टर है, ये b है, तो ये माइनस बी होगा। और दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ट्राइंगल लॉ से कर लो, माइनस बी ये यहाँ से बिगिन हुआ, यहाँ गया, ये जहाँ टर्मिनेट हुआ वहाँ से a स्टार्ट हुआ, तो यही तो ये वेक्टर है माइनस बी प्लस ए, जो कि a माइनस बी है।
राइट तो आप इसे इन सब डिस्कशन पे नहीं जाके आप क्या करेंगे, कोइनिशियल फॉर्म में रखेंगे, पैरेललोग्राम बनाएंगे। तो इस पैरेललोग्राम का ये वाला डायगोनल a प्लस बी है, तो दूसरा वाला डायगोनल a माइनस बी है। अगर a की तरफ डायरेक्टेड है तो आप a माइनस बी लिखेंगे, और अगर b की तरफ डायरेक्टेड है तो b माइनस a, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो b की तरफ अगर एरो लेते हैं तो मतलब ये जो सेकंड वाला डायगोनल है ना, वो a माइनस बी या b माइनस a को रिप्रेजेंट करेगा, डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इज दैट फाइन? नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, जब कभी भी हम दो वेक्टर के रिलेटेड बात करते हैं तो उन्हें ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जो मैग्नीट्यूड क्रिएट होगा ना, इट विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सम ऑफ द मैग्नीट्यूड्स एंड इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड्स। फाइन, इसे आप बहुत इजीली समझ सकते हैं। देखो, जब हम दो वेक्टर की बात करते हैं, किस किस तरह के हो सकते हैं, या तो लाइक पैरेलल होंगे, या तो अनलाइक पैरेलल होंगे, या तो नॉन पैरेलल होंगे, और कोई फोर्थ पॉसिबिलिटी तो नहीं है ना। अगर वो नॉन पैरेलल है तो इन दैट केस जो a प्लस बी है एंड a माइनस बी है, दे रिप्रेजेंट द डायगोनल्स, करेक्ट। और डायगोनल अगर बना रहे हैं तो डेफिनेटली, जैसे ये a वेक्टर है, ये b वेक्टर है, तो ये और ये तो सेम ही होगा ना, राइट। पैरेलल भी है और इक्वल इन लेंथ भी है, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो बच्चे, एक ट्राइंगल में सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो a प्लस बी, इस केस में a प्लस बी इज ऑलवेज ग्रेटर, माइंडेड, ग्रेटर देन द थर्ड साइड होगा, राइट। एग्जैक्टली उसी तरह से अगर आप इस ट्राइंगल में देखें तो आप कह सकते हैं कि जो a माइनस बी होगा इट विल बी स्मॉलर देन दिस। तो इक्वलिटी नहीं आ सकती इस केस में। अब यहाँ देखें, यहाँ a प्लस बी, क्योंकि लाइक है ना, सेम डायरेक्शन में, तो ये वेक्टर और इस वेक्टर को ऐड करना मतलब ये जहाँ खत्म हो रहा है वहीं पे आ जाएगा, तो ये वो वेक्टर क्रिएट होगा। तो इसका मैग्नीट्यूड सम ऑफ मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करेगा इस केस में, लाइक पैरेलल में, ठीक। और यहाँ पे अगर हम a माइनस बी की बात करेंगे ना, तो वो दोनों के लेंथ के डिफरेंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर यहाँ दोनों में साइन सेम है, इक्वलिटी है, ठीक है, साइन सेम है, इन दैट केस लाइक पैरेलल, मतलब एरो सेम तरफ होगा, साइन सेम, एरो सेम तरफ। यहाँ पे a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो डिफरेंस के बराबर आएगा, ऑपोजिट, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी ऑपोजिट साइन के साथ रिलेशन आएगा। और अगर यहाँ माइनस है ना, तो यहाँ पे प्लस। इजी टू रिमेंबर, ठीक। इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, अगर नॉन पैरेलल वेक्टर से तो a प्लस माइनस बी इज स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्ट, ठीक है, इक्वलिटी नहीं आ सकती नॉन पैरेलल के केस में। हियर कब होगा, a इज नॉन पैरेलल टू b के लिए। और अगर a पैरेलल टू b है एंड लाइक है, तो उस केस में क्या आएगा, a प्लस बी इज दिस, एंड अगर यहां माइनस है तो इन दैट केस डिफरेंस, फाइन। और अगर अनलाइक है, यहां प्लस है, तो ये वाला आएगा, माइनस के साथ ये वाला आएगा, परफेक्ट। नेक्स्ट, अगर हम a प्लस बी, जैसे डॉट प्रोडक्ट में तो हम इसे डिस्कस करेंगे ही, लेकिन अभी आप देखें, जब भी हम a प्लस बी के मैग्नीट्यूड पे वर्क कर रहे होते हैं, मतलब उस पैरेललोग्राम के डायगोनल पे वर्क कर रहे होते हैं, a प्लस बी या a माइनस बी के लेंथ पे वर्क कर रहे होते हैं, तो आप हमेशा स्क्वायर करके हैंडल करना। एंड रिमेंबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट में हम इसे प्रूव करेंगे, ठीक है, अभी आप इसे याद रख लें। एंड दिस इज दिस, जिसमें कि जो थीटा है ये एंगल बिटवीन a एंड b वेक्टर है, राइट इट प्रॉपरली, थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b। और जब भी हम दो वेक्टर के बीच की एंगल की बात करते हैं तो दोनों वेक्टर को आउटवर्ड डायरेक्शन में लेने के बाद ही एंगल मेजर होता है, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो ये है वो एंगल थीटा। तो जब भी क्वेश्चन एंगल बिटवीन टू वेक्टर का डिस्कशन कर रहा होगा और मैग्नीट्यूड रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, तो प्रोसीड विद दिस, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट से भी हम इसे हैंडल कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट रिलेटेड विल डिस्कस लेटर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब एंगल बाइसेक्टर, when we talk about angle bisector of two vectors,
तो अंडरस्टूड है, कुछ ना कुछ तो एंगल बन ही रहा होगा। पैरेलल के केस में तो हम बात नहीं करेंगे, तो दे आर नॉन पैरेलल वेक्टर्स। अब ये एक एंगल यहाँ है जिसे हम इंटरनल एंगल कहते हैं। इंटरनल एंगल, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हम हमेशा इंटरनल को ही मीन करते हैं। और अगर हम इन लाइन ऑफ एक्शन को एक्सटेंड कर देते हैं तो ये, इन्हें हम एक्सटर्नल एंगल कहते हैं, और ये इसका ऑपोजिट है, इसे भी हम इंटरनल एंगल ही कहते हैं। ठीक, तो एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करने वाला वेक्टर कौन सा होगा और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर वेक्टर कौन सा होगा? तो इसके लिए सबसे पहले इंटरनल पे आ जाते हैं। बच्चा, अभी हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन डिस्कस किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होता है, ये वाला डायगोनल, क्या वो एंगल बाइसेक्टर होता है? नो, किसी भी पैरेललोग्राम में डायगोनल एंगल बाइसेक्टर नहीं होते हैं। कब होते हैं? व्हेन इट इज केस ऑफ ए रोम्बस। जब उस पैरेललोग्राम के ये साइड्स इक्वल होते हैं, देन इन दैट केस दैट बिकम्स ए रोम्बस, एंड रोम्बस में डायगोनल सा एंगल बाइसेक्टर्स। तो हम क्या करने वाले हैं, हमें ए एंड बी का एंगल बाइसेक्टर से मतलब है। ठीक, तो मैं इमीडिएटली ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लेती हूँ और बी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ले लेती हूँ, तो उससे इन दोनों का लेंथ मैंने इक्वल कर दिया। अब मैं एक पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लूँगी टेकिंग दोनों का लेंथ टू बी 1 यूनिट। तो ये जो मिलेगा मुझे, क्योंकि एक रोम्बस है, तो ये होगा अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी, जो कि है ए कैप प्लस बी कैप। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, तो मैं इसे k टाइम्स कर देती हूँ। तो जब कभी भी हमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का डिस्कशन करना हो तो सम स्केलर टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप करना है, और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर का डिस्कशन करना है तो k टाइम्स ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। दैट्स इट। ठीक है, ये ए कैप माइनस बी कैप क्यों हो रहा है? क्योंकि वो जो डायरेक्शन है वो ये वाला है, फाइन, 90 डिग्री पे। क्योंकि हमें पता है दो लाइन के केस में या दो वेक्टर के केस में इंटरनल एंगल बाइसेक्टर एंड एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर, एंड रोम्बस के केस में डायगोनल सा परपेंडिकुलर, सो वो k टाइम्स ऑफ a कैप माइनस b कैप। ठीक, क्वेश्चन, it says PQR be 3 points on a circle having center at O such that R is the midpoint of the arc PQ. Let's take help of a diagram. O है and POQ 90 डिग्री है, 90 डिग्री। इस आर्क का मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये आर्क और ये आर्क इक्वल है, तो एंगल्स विल बी इक्वल। तो ये 45, ये 45, मतलब ये एंगल बाइसेक्टर पे है। डन। आगे इट सेज अगर हम OP वेक्टर को K1 टाइम्स ऑफ OQ प्लस K2 टाइम्स ऑफ OR लिखे तो K1 एंड K2 के वैल्यूज क्या आएंगे? तो बच्चा OR जो है इन दोनों के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग है। तो कैन आई से, अगर मैं इसे ओरिजिन कंसिडर करती हूँ और इसे P, इसे Q और इसे R, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो OR वेक्टर है वो P प्लस Q एंगल बाइसेक्टर और दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो आपको यूनिट वेक्टर भी कंसिडर करने की जरूरत ही नहीं है, आपको P कैप Q कैप लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी R है ना, इक्वल है। इक्वल है तो इनके एडिशन से एक पैरेललोग्राम जो क्रिएट होगा ऑटोमेटिकली रोम्बस ही होगा, तो उनका जो एडिशन होगा वही एंगल बाइसेक्टर के अलोंग होगा। ठीक है, अब ये एंगल बाइसेक्टर के अलोंग हो मतलब ये डायरेक्शन सेम होगा इसके साथ। ठीक, अब हमें एग्जैक्टली R वेक्टर क्रिएट करने के लिए इस डायरेक्शन में हमें वेक्टर लेना होगा जिसका मैग्नीट्यूड R यूनिट का हो। इसका लेंथ भी R है, इसका भी R है, और ये भी हमें R ही चाहिए। तो बच्चा अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें कोई वेक्टर चाहिए होता है विथ स्पेसिफिक मैग्नीट्यूड, तो हमने डिस्कस किया था K मैग्नीट्यूड का अगर हमें वेक्टर चाहिए इन द डायरेक्शन ऑफ A, तो हमें A कैप से उस K को मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हमें R मैग्नीट्यूड का चाहिए तो हमें इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होगा। करेक्ट, यही करना है। अब बच्चा P प्लस Q का मैग्नीट्यूड क्या है? तो उसके लिए अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि P प्लस Q का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये है 0 और ये है R। तो P प्लस Q का मैग्नीट्यूड आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2R स्क्वायर, जो कि है √2R। तो √2R, तो कैन वी से R वेक्टर इज 1/√2 टाइम्स ऑफ P प्लस Q। और क्वेश्चन ने कहा है कि P को हमें लिखना है इन टर्म्स ऑफ Q एंड R, ये इधर शिफ्ट हुआ, सो वी गेट P वेक्टर टू बी √2R माइनस Q। अब कंपेयर कर लें, K1 फॉर अस इज -1, दिस इज √2। क्वेश्चन ने कहा है
-1 + 2. ठीक, नेक्स्ट बेटा, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. इफ ए एंड बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स सैटिस्फाइंग दिस, दो क्वेश्चन है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी. इस तरह क्वेश्चन को आप ज्योमेट्रिकली कर सकते हैं, जो बहुत इजीली किया जा सकता है. सेकंड इज बाय सॉल्विंग. दोनों तरह से करते हैं. सबसे पहले जब भी हमें मैग्नीट्यूड एडिशन का डिस्कस करना होता है, आप स्क्वायर करते हैं. उससे पहले इन सभी को हम ले लेते हैं के, स्क्वायर कर दिया. सो दिस इज इक्वल टू, मतलब के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. थीटा हमें फाइंड करना है. ये हमने के स्क्वायर, ए को हमने के से भी के यही कंसिडर किया है. के स्क्वायर हो गया कैंसिल. सो माइनस के स्क्वायर इज 2k स्क्वायर cos थीटा. cos थीटा इज -1/2. थीटा इज 2π/3. सिंपल. दूसरा तरीका, a प्लस बी का डिस्कशन करना है तो पैरेललोग्राम पे चले जाएं. क्वेश्चन ने कहा कि a का जो मैग्नीट्यूड है, b का मैग्नीट्यूड और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड सेम है. b का मैग्नीट्यूड मतलब ये वाला लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है. और क्वेश्चन कह रहा है कि ये और a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मतलब ये, तो ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल होना चाहिए. क्वेश्चन उसका डिस्कशन कर रहा है. तो अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये 60 डिग्री है बेटा, राइट. सेम ये a है तो ये a है, तो ये तीनों इक्वल है, तो ये भी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ही हुआ. इसका मतलब क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया कि ये जो सिचुएशन है ये तभी पॉसिबल है ओनली व्हेन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 120 डिग्री व्हिच इज 2π/3. फाइन. इसी तरह से सेकेंड पार्ट को देखें. a प्लस बी का मैग्नीट्यूड तो स्क्वायर कर दें. ये हमें देता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और राइट हैंड साइड है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा. बचा ये तो हुआ कैंसिल. सो वी गेट 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0. cos थीटा इज 0, थीटा इज 90 डिग्री, है ना. लेकिन आप इसे ओरली भी आंसर कर सकते थे कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड मतलब पैरेललोग्राम का एक डायगोनल, a माइनस बी का मैग्नीट्यूड मतलब दूसरा डायगोनल. और बचा किसी पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल इक्वल इन लेंथ कब होते हैं? ओनली व्हेन इट इज केस ऑफ ए रेक्टेंगल, राइट. तो रेक्टेंगल के लिए एंगल बिटवीन दिस टू साइड्स दैट विल बी 90 डिग्री. ठीक है. सो दैट्स इट. और नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू गो अहेड विथ डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, एंड उसी पे बहुत ही ज़्यादा कुछ है प्रैक्टिस करने के लिए. तो हम नेक्स्ट क्लास को पूरी तरह से टू वेक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही लिमिट करके चलेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन हमें उसी पे मिलते हैं. उसके बाद थर्ड क्लास में वी गोइंग टू कंप्लीट द रेस्ट पार्ट ऑफ इट. ठीक है. सो दैट्स इट बेटा, वी आर क्लोजिंग इट हियर.